Hi, this is Romana Javed. Today my topic of presentation is planning. Objectives. Compare and contrast types of planning. Identify activities that occur in the planning process. Identify essential guidelines for writing nursing care plans. Identify factors that the nurse must consider when setting priorities. Identify guidelines for writing goals, desired outcomes. First of all, I would like to tell you about the definition of planning. Planning is a systematic phase of nursing process that involves decision making and problem solving. In planning, the nurse refers to the client assessment data and diagnostic statement for the direction in formulating client goals and designing the nursing intervention. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस को या प्लानिंग की डेफिनेशन को, तो प्लानिंग एक सिस्टमैटिक फेज है जिसमें नर्स डिसीजन मेकिंग करती है कि वो पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह से प्रोवाइड करेगी और गोल को किस तरह से वो इंटरवीन करेगी बाय द एक्शंस। इन सब एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए नर्स एक प्लान, एक गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करती है। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग एक सिस्टमैटिक फेज है। प्लानिंग बेस करती है या फोकस करती है असेसमेंट डाटा पे या डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट पर। प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है असेसमेंट डाटा। प्लानिंग एक सिस्टमैटिक फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें नर्स डिसीजन मेकिंग करती है कि किस तरह से वो पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। प्लानिंग में हम रेफ़र करते हैं असेसमेंट डाटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं अपने असेसमेंट डाटा पे और उस असेसमेंट डाटा के बाद जो हमने रिज़ल्ट निकाला होता है या जो डायग्नोस किया होता है पेशेंट को, उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं उस स्टेटमेंट पे बेस करती है हमारी प्लानिंग। हम जो भी प्लान कर रहे होते हैं, जो गोल बना रहे होते हैं पेशेंट का, एक हमारा होता है गोल जो कि ब्रॉड एक स्टेटमेंट होती है और बाकी जो होती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किस तरह से हम गोल को, एक जो ब्रॉड स्टेटमेंट है उसको हम फोकस करते हुए उस पर किस तरह से हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे। प्लानिंग में ऐसे ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ताकि हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकें और हम पेशेंट के गोल को अचीव कर सकें। प्लानिंग बेसिकली नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें नर्स असेसमेंट डाटा के थ्रू से पेशेंट को डायग्नोस करते हुए डिसीजन मेकिंग करती है कि किस तरह से पेशेंट की एक्टिविटीज़ को या पेशेंट की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। प्लानिंग में क्लाइंट और नर्स दोनों का इनपुट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट कंप्लायंस नहीं होगा नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए या किसी भी एक्टिविटी को प्लान करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, पेशेंट की परमिशन के बगैर हम किसी भी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो प्लानिंग में पेशेंट का इनपुट होना, पेशेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की 3 टाइप्स हैं। इनिशियल प्लानिंग होती है, ऑनगोइंग प्लानिंग होती है और डिस्चार्ज प्लानिंग होती है। इनिशियल प्लानिंग का मतलब है वो प्लानिंग जो बिगनिंग पे की जाती है, जैसे कि पेशेंट जैसे ही हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो वो नर्स जो पेशेंट को फर्स्ट टाइम इमरजेंसी में उसको केयर प्रोवाइड करती है, उसकी असेसमेंट करती है, वो पेशेंट की बिगनर या इनिशियल प्लानिंग कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पेशेंट रिसीव किया इमरजेंसी में, पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ है या पेशेंट हाइपरटेंसिव है या पेशेंट हाइपरथर्मिया के साथ आया है, तो उस वक्त पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम हाईलाइटेड होगी, जो प्रॉब्लम चीफ जिसको हम कहते हैं चीफ कंप्लेंट जो कि होगी, उस चीफ कंप्लेंट पे जो भी हम एक्टिविटी को प्लान करेंगे ताकि पेशेंट की सेहत को हम रिस्टोर कर सकें, तो उस वक्त जो भी एक्टिविटीज़ प्लान की जाएंगी वो इनिशियल प्लानिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट प्लानिंग में बताया गया प्लानिंग शुड बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल। जैसे नर्स पेशेंट को इमरजेंसी में रिसीव कर रही होती है, उसकी असेसमेंट कर रही होती है, तो उसके साथ ही उसको सिर्फ प्लान नहीं करते रहना है, उसको उन प्लानिंग्स पे इंटरवेंशन भी देनी है। तो जैसे ही नर्स पेशेंट को रिसीव करती है, पेशेंट को असेस कर लेती है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो उसको फिर एग्जीक्यूट करना होता है, उसको नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करना होता है ताकि पेशेंट के गोल्स, पेशेंट के अच्छे रिस्पॉन्स को वो रिसीव कर सके। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन गोइंग प्लानिंग। ये सेकंड टाइप है प्लानिंग की। ऑन गोइंग मीन्स कंटिन्यूस। हर शिफ्ट में जब भी पेशेंट के पास नर्स जा रही होती है पेशेंट को अटेंड करने के लिए, पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनने के लिए जा रही होती है या कोई भी
उसकी डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन पेशेंट के लिए होती है। उसके लिए जब पेशेंट के पास उसका इंटरेक्शन होता है, पेशेंट को अटेंड करने जब वो जाती है, तो उस वक्त वो पेशेंट से एक इनिशियल और ऑन गोइंग प्रॉब्लम जो उसकी चल रही होती है उससे रिलेटेड पूछ लेती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अक्सर जब पेशेंट के पास जब भी जाते हैं तो हम कहते हैं, और आपकी तबीयत अब कैसी है, क्या आप पहले से बेहतरी महसूस कर रहे हैं। तो हम इस तरह से पेशेंट के साथ जब कांटेक्ट करते हैं तो हम उनसे उनका हेल्थ रिस्पॉन्स पूछते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स पूछ रहे होते हैं। तो पेशेंट जो भी हेल्थ इशू अपना बता रहा होता है, हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा होता है, उससे रिलेटेड हम उसको प्लान करके, उसके केयर को प्लान करके उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर देते हैं। और इस तरह से जो प्लानिंग की जाती है, जब भी हम पेशेंट के पास जाते हैं हम उसको असेस करते हैं या उससे हिस्ट्री लेते हैं। जब वो पेशेंट अपनी कोई कंप्लेंट बताता है और जिसको उसी वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, वो ऑन गोइंग प्लानिंग में आती है। यहाँ पर ऑन गोइंग प्लानिंग के कुछ पर्पस बताए गए हैं कि ऑन गोइंग प्लानिंग क्यों की जाती है। ऑन गोइंग प्लानिंग इसलिए की जाती है कि पेशेंट के हेल्थ रिस्पॉन्स को नोट किया जाए, उसको मेजर किया जाए, उसके हेल्थ स्टेटस को में कितनी इम्प्रूवमेंट आई उस चीज़ को हम मॉनिटर कर लेते हैं ऑन गोइंग प्लानिंग में, ऑन गोइंग असेसमेंट के बाद। इसके अलावा ऑन गोइंग प्लानिंग में हम प्रायोरिटीज़ भी सेट कर रहे होते हैं। जैसे हम जब भी पेशेंट के पास जाते हैं, जो पेशेंट की अर्जेंट प्रॉब्लम होती है, एमरजेंट प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमें फोरेंसिक केयर प्रोवाइड करनी होती है, तो उससे रिलेटेड हम पेशेंट की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि फ़र्स्ट हमने पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, सेकंड पे हमने कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, और कौन सी थर्ड पे ऐसी पेशेंट की प्रॉब्लम होगी जिसमें हम केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन गोइंग प्लानिंग के पर्पस को देखते हुए कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू कोऑर्डिनेट द नर्स एक्टिविटीज सो दैट द मोर देन वन प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस एट ईच क्लाइंट कॉन्टैक्ट। हम ऑन गोइंग प्लानिंग में ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट हम वार्ड में जाते हैं, पेशेंट हाइपरथर्मिया के साथ है हमारे पास, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ है, तो जो लोग उस केयर में इन्वॉल्व होते हैं हम उनकी भी एक्टिविटीज़ को साथ में मॉनिटर कर रहे होते हैं। पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो रही है और कितनी पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही होती है। तो ऑनगोइंग प्लानिंग का ये भी पर्पज़ है कि हम जो है पेशेंट की होलिस्टिक केयर को मॉनिटर कर सकें, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है पेशेंट में वो नोट कर सकें। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। हम पेशेंट को, जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो फर्स्ट हमने जैसे कि डिस्कस किया, हमने उसको इनिशियल प्लानिंग उस पर की। इनिशियल प्लानिंग के साथ जो हम के बाद जो हम ऑन गोइंग प्लानिंग की तरफ आए हैं। ऑन गोइंग प्लानिंग में हम जब भी पेशेंट को अटेंड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम देखते हैं, उसको प्लान करते हैं, उस पर केयर प्रोवाइड करते हैं। और आप ये भी याद रखें कि जब भी हम पेशेंट को अटेंड कर रहे होते हैं तो एक टाइम में हम एक ही केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होता है, उसकी पोजीशन सही नहीं बनी होती, तो अगर पेशेंट बता रहा होता है ख़ुद से कि मुझे जो है मेरी पोजीशन चेंज कर दें, मेरी कमर में दर्द हो गया, या मैं एक जगह पे काफ़ी देर से पड़ा हूँ, तो फिर हम जैसे ही पेशेंट हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है, इशू बताता है, तो हम उस प्रॉब्लम को उस वक्त ही ऐसी केयर फ़ौरन से ही हम उसको ऑनगोइंग केयर प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे फिर हम आपकी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ऑनगोइंग प्लानिंग जो है, जैसे ही हम पेशेंट को ऑनगोइंग असेस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी वक्त हम उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्लानिंग। जैसे कि हम डिस्चार्ज प्लानिंग में डिस्कस कर रहे थे कि डिस्चार्ज प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसको हम बिफोर टाइम, डिस्चार्ज प्लानिंग में हम पहले से ही सोच लेते हैं कि पेशेंट को किस तरह से हमने घर पे केयर प्रोवाइड करनी है, या पेशेंट खुद किस तरह से पेशेंट अपनी केयर करेगा, या कौन से लोग जो हैं उसको हेल्प करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे घर पर जाकर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट हो, तो हम उसको पेशेंट को जब हमारे पास आता है तो हम उससे, अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो पेशेंट को हम घर जाने से पहले इंसुलिन लगाना सिखा देते हैं। तो वो हमारी डिस्चार्ज प्लानिंग में आ जाता है कि पेशेंट को हम इंसुलिन से रिलेटेड उसकी इम्पोर्टेंस, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, इंसुलिन कैसे लगाई जाती है, वो सिखाया जाता है। तो ये सब डिस्चार्ज प्लानिंग में आ जाता है। इसके अलावा हम उसको पेशेंट को बताते हैं कि कौन सी अपने डाइट लेनी है, आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब डिस्चार्ज प्लानिंग का पार्ट है। स्लाइड में बताया गया है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट एंड शुड बी
एड्रेस इन ईच क्लाइंट्स केयर प्लान। हम हर एक पेशेंट जो वार्ड में या किसी भी यूनिट में, किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम उसको केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हर पेशेंट की केयर, इंडिविजुअल केयर, उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को देते हुए हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इफेक्टिव डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिंस एट फर्स्ट क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट। इसमें यह भी बताया गया है कि इफेक्टिव डिस्चार्ज प्लानिंग कैसे हो सकती है। जब हम फर्स्ट टाइम पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, पेशेंट को हम रिसीव करते हैं, तो हम उसी वक्त पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस को भी हम जो है वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट कितना प्रोग्नोज करके कितने दिन में उसको छुट्टी मिल सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है और घर जाके वो किस तरह से अपनी केयर करेगा और अपना ख्याल किस तरह से रख सकता है पेशेंट, या उसको कैसे फैमिली मेम्बर्स की नीड होगी जो उसको असिस्ट करेंगे। तो ये सब डिस्चार्ज प्लानिंग में बताया गया है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है व्हाट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि फ़र्स्ट हमने असेसमेंट पढ़ा था, नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा, और आज हम जैसे कि प्लानिंग आउटकम्स के बारे में जान रहे हैं। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन और रैशनल। नर्सिंग इंटरवेंशन याद रखें कि हमेशा नर्सिंग इंटरवेंशन के साथ हमें रैशनल भी देना होता है कि इस जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी रीज़न या उसकी टियोलॉजी क्या है। और लास्ट में जो स्टेप आता है वो है इवेल्युएशन का, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में इनमें 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। 4 पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट है सेटिंग प्रायोरिटी। सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। जैसे ही हमने पेशेंट को असेस किया, उसकी प्रॉब्लम की लिस्ट बना ली, हमने प्रॉब्लम्स को हमने देख लिया, अब हम उस लिस्ट में से देखते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम कौन सी है। ऐसी प्रॉब्लम जिससे पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो जा सकती है, डेथ हो सकती है पेशेंट की, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। फर्स्ट हम सेटिंग प्रायोरिटीज़ में हम अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेट करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी सेट करेंगे और थर्ड प्रायोरिटी सेट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस में वो है इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स डिजायर्ड आउटकम। इसमें हम पेशेंट के गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं। प्रायोरिटी सेट की, अब हमने अपने गोल को सेट करना है कि अगर पेशेंट जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस का है और हमें किस तरह से पेशेंट की इंसुलिन जो है वो किस किस टाइम पे हमें देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें हम अगर हमारे पास पेशेंट है हाइपरग्लाइसीमिया के साथ है तो हम उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि उसकी इंसुलिन की टाइमिंग क्या है, उसकी डाइट का क्या प्लान बनाया गया है, उसकी एक्सरसाइज का क्या प्लान बनाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन में कौन सी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि बहुत स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब फर्स्ट जो हमने किया, प्रायोरिटी भी सेट हो गई हमारी, इस्टेब्लिश गोल भी हमने कर लिए, नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट कर ली। अब हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस को लिख लेना है कि कौन कौन सी हम पेशेंट की नीड बेस या इंडिविजुअल पेशेंट की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम राइट डाउन कर लेंगे, ताकि हम जब पेशेंट की केयर प्रोवाइड करें तो हम उसको इजीली जो है उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन को एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड है सेटिंग प्रायोरिटीज़, जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सेटिंग प्रायोरिटीज़ की दी गई है। इसमें बताया गया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग अ प्रेफरेंशियल सीक्वेंस फॉर एड्रेसिंग नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ही हम पेशेंट को असेस कर लेते हैं तो हम पेशेंट की प्रेफरेंसेस देखते हैं कि हमने फ़र्स्ट तरजीह या फ़र्स्ट प्रेफरेंस किस प्रॉब्लम देनी है और उस पर हमने क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उस पर हम क्या नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे। सेकंड जो इसमें पॉइंट बताया गया वो है द नर्स एंड द क्लाइंट बिगिन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोस रिक्वायर्स अटेंशन फर्स्ट विच सेकंड एंड सो ऑन। तो हम पेशेंट से भी डिस्कस करते हैं कि मैंने आपका प्लान इस तरह से बताया कि फ़र्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इंसुलिन लगाई जाती है और फिर मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, फिर आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। इसी तरह से हम पेशेंट को जो है कॉन्फिडेंस में पेशेंट को कंप्लाइंस रखते हैं केयर के लिए कि किस तरह से कौन कौन सी आपको केयर प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सेटिंग प्रायोरिटीज़ में है वो है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स सच एज लॉस ऑफ रिस्पायरेटरी एंड कार्डिक फंक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे पेशेंट की जान जा सकती है, जिससे पेशेंट की हेल्थ जो है डिटोरिएट करके वो डेथ की तरफ जा सकता है पेशेंट। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, वो रिस्पायरेटरी कंडीशन है, जैसे कि डिस्निया है, पेशेंट डिस्निक होता है और वो ब्रेथलेस हो सकता है, उसकी वजह से डीसेट कर सकता है,
कोलैप्स हो सकता है पेशेंट। इसी तरह से कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि पेशेंट को डिसरिथमियाज होने लग जाते हैं या पल्स रेट जो है वो पेशेंट का डिक्रीज़ हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया में चला जाता है पेशेंट, या टेकिपनिया होने लगता है पेशेंट को। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट की लाइफ को, जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जिससे लाइफ उसकी डिटोरिएट करके डेथ की तरफ जा सकती है। तो ऐसी इश्यूज़, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ को हम सबसे पहले डील कर रहे होते हैं। हेल्थ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स में सच एज एक्यूट इलनेसेस आ जाते हैं, डिक्रीजिंग कोपिंग एबिलिटी आ जाती है, आर असाइंड मीडियम प्रायोरिटीज़। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम मीडियम प्रायोरिटी देते हैं या सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस स्लाइड में वो लिखा गया है अ लो प्रायोरिटी प्रॉब्लम। लो प्रायोरिटी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, उसमें हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन जो है उसमें हमारे पास उस टाइम होता है कि हम पेशेंट को सही से प्लान करके या उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर हम लास्ट या थर्ड प्रॉब्लम पे आ सकते हैं, थर्ड इशू पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आ गई, सेकंड हेल्थ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई, और थर्ड जो है लो प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारी जो पेशेंट है उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं क्लाइंट के रिस्पॉन्स के साथ, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स के साथ, और जो हम थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पेशेंट की ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स जो हैं या ऑन गोइंग पेशेंट का हेल्थ रिस्पॉन्स जो है उसको मॉनिटर करना, उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें उसके मुताबिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड है सेटिंग प्रायोरिटीज़ में फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रायोरिटीज़। ओल्ड पेशेंट को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि इसको CPR नहीं करें। अक्सर लोग जो है डू नॉट रिससिटेट के लिए लिख के दे देते हैं, वो कहते हैं कि जो कर सकते हैं सिर्फ मेडिसिन के थ्रू से करें, कोई ऐसा प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अलाउ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर जो है पेशेंट की हीलिंग भी वीक हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिसोर्सेज अवेलेबल टू द नर्स। जब हम पेशेंट की प्रायोरिटीज सेट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, नर्स के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते या क्लाइंट के पास ऐसी रिसोर्स नहीं होती हैं। हो सकता है कि अगर हम जो पेशेंट को मेडिसिन देने चाह रहे हों, जो डॉक्टर ने लिखी हो, वो हम पेशेंट को लिख के देते हैं कि ये आप मेडिसिन लेकर आ जाएं, तो वो पेशेंट वो मेडिसिन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो, या जो है वो पेशेंट जो है फाइनेंशियली तौर पे जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसी रिसोर्सेज भी आ जाती हैं। बाज़ औक़ात कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो है उस टाइम पे शॉर्ट हो सकता है हॉस्पिटल में, या कोई ऐसी मेडिसिन है वो हमने पेशेंट को देनी है लेकिन वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल ना हो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रिसोर्स के ना अवेलेबल होने की वजह से जो है पेशेंट की प्रायोरिटीज़ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो अर्जेंसी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम है। हम जब पेशेंट की प्रायोरिटीज सेट करते हैं, तो जैसे हमारे पास पेशेंट हैं, एम्पुटेशन के पेशेंट होते हैं, तो वो हम पेशेंट की देखते हैं कि अगर हमें फ़ौरन से एम्पुटेशन की केयर प्रोवाइड करनी है और कंसर्न ले रहे होते हैं हम पेशेंट के, और पेशेंट को जो है प्री प्रोसीजर के लिए मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे तैयार कर रहे होते हैं, तो हम उसमें हमें देखना होता है कि अर्जेंट अगर प्रॉब्लम है पेशेंट की, तो डॉक्टर जैसे अर्जेंट या जो है वो इमरजेंसी कोई भी ऑपरेट लिख के देता है, सर्जरी लिख के देता है, तो हमें फिर वो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स डिजायर्ड आउटकम। नर्सेज होप टू अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग द नर्स इंटरवेंशंस। नर्स जो भी गोल बनाती है उसकी इंटरवेंशन वो प्लान कर लेती है कि जो भी मैंने गोल बनाया उसके लिए क्या मैं इंटरवेंशन, क्या केयर प्रोवाइड करूँगी जिस पे ये टारगेट जो है, ये गोल जो है वो अचीव हो सकता है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक्सपेक्टेड आउटकम का वर्ड हम यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टेड आउटकम का वर्ड यूज़ करते हैं, आउटकम क्राइटेरियन का वर्ड यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है गोल्स की। तो गोल हमारे पास एक ब्रॉड स्टेटमेंट होती है जिसमें हम प्लान करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे। गोल क्या है? गोल में हम गोल एक ऐसी ब्रॉड स्टेटमेंट है जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास डिज़ायर्ड आउटकम। डिज़ायर्ड मीन्स कि हमें जो रिक्वायर्ड है आउटकम एज मोर स्पेसिफिक। डिज़ायर्ड आउटकम स्पेसिफिक होता है जो कि ऑब्जर्वेबल होता है। इसमें क्राइटेरिया दिया जाता है कि किस तरह से हम पेशेंट को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास जिसमें हमने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि गोल क्या है। गोल फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट है, हम उसकी न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं बाय न्यूट्रिशन। और सेकंड जो है वो है हमारे पास टर्म डिज़ायर्ड आउटकम। डिज़ायर्ड आउटकम गेन केजी, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा गया है कि गेन केजी वेट बाय Jan 5। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि
जनवरी 5 तक या 5 ऑफ जैन तक जो है हम पेशेंट का 1 kg जो है वज़न वो इम्प्रूव करेंगे। तो डिज़ायर्ड आउटकम में हम एक टारगेट बना लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन में कितना हेल्थ स्टेटस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट्स गोल डिज़ायर्ड आउटकम। इसमें शॉर्ट टर्म गोल बताया गया है और लॉन्ग टर्म गोल बताया गया है। शॉर्ट टर्म गोल्स आउटकम अचीवेबल इन फ्यू डेज और 1 वीक। शॉर्ट टर्म गोल वो गोल होता है जो कि हम डेज से वीक तक अचीव करने के लिए देखते हैं कि हमने ये गोल जो है वो 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में हम अचीव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आता है डिस्निक है, उसे डिस्निया हो रहा होता है, तो हम प्लान करते हैं कि हम इसको पेशेंट को 24 आवर्स में पेशेंट का डिस्निया जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका लॉन्ग टर्म गोल अगर बनाने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म गोल में हम कहेंगे कि हम इसको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि वो 1 मंथ पे भी हो सकती है, कुछ वीक्स पे भी जा सकती है, तो वो लॉन्ग टर्म गोल में आ जाएगा। गोल हमेशा आप लोग याद रखें कि गोल जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, गोल मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें हमें टारगेट डेट जो है वो लिखनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म गोल में हम डेट को भी टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे एक एग्जांपल दी ऊपर वाली स्लाइड में कि पेशेंट को हम 5 ऑफ जैन तक उसका वेट इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल डिज़ायरेबल आउटकम दैट टेक वीक्स और मंथ्स। लॉन्ग टर्म गोल जो है वो मंथ्स पे आ जाता है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो वीक्स से मंथ्स तक जा सकता है। ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है जिसमें हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जब जाते हैं तो उसमें हमें हफ्तों से महीने लग सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है जिसका ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। जैसे कि पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ है, या पेशेंट जो है कैंसर का पेशेंट होता है हमारे पास, या जो है वो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, और इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट आ जाते हैं, ये क्रॉनिक डिजीज़ के साथ होते हैं पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड है पर्पस ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम्स। डिज़ायर्ड आउटकम के पर्पस क्या हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोवाइड डायरेक्शन। डिज़ायर्ड आउटकम हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। सेकेंड पॉइंट बताया गया कि डिज़ायर्ड आउटकम सर्व एज अ क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग क्लाइंट्स प्रोग्रेस। ये हमें एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरह से हम पेशेंट को इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम 5 जैन तक पेशेंट का वेट इन्हेंस करेंगे, वेट को बढ़ाएंगे, तो हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया, हमारे पास इवेल्युएशन के लिए एक पर्पस आ गया है, एक टारगेट आ गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिज़ायर्ड आउटकम सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प मोटिवेट द क्लाइंट एंड नर्स बाय प्रोवाइडिंग अ नर्स अचीवमेंट। इस पॉइंट में ये बताया गया कि नर्स को डिज़ायर्ड आउटकम जो है हेल्प करता है मोटिवेट रखने के लिए कि किस तरह से उसने गोल को अचीव करना है, कितने अरसे में अचीव करना है और किस लेवल पे जाके उसने उसको अचीव करना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी गाइडलाइंस फॉर राइटिंग गोल्स एंड डिज़ायर्ड आउटकम। हम किस तरह से डिज़ायर्ड आउटकम को या गोल्स को लिख रहे होते हैं। राइट गोल्स एंड आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्स नोट नर्स एक्टिविटी। जब भी हम गोल या डिज़ायर्ड आउटकम को लिख रहे होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसमें हमारा फोकस जो है वो पेशेंट का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हमने पेशेंट का क्या हेल्थ स्टेटस या क्या क्लाइंट की जो हमने रिस्पॉन्स है उसको हमने इन्हेंस करना है, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू से करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट विल ड्रिंक 100 ml ऑफ वाटर पर आवर। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि पेशेंट पर आवर 100 ml वाटर ड्रिंक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेंटेन क्लाइंट हाइड्रेशन। हम यहाँ पर पेशेंट के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट का इंटेक बढ़ा रहे हैं, उसमें पेशेंट को असिस्ट भी करेंगे और पेशेंट को इनकरेज भी करेंगे कि आपने इतना पानी 100 ml वो आपने पीना है। नेक्स्ट पॉइंट है बी श्योर दैट दीज डिजायर्ड आउटकम आर रियलिस्टिक फॉर द क्लाइंट्स कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस एज डेजिग्नेटेड टाइम स्पैन। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि पेशेंट का जो भी गोल बनाया जाता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मीन्स हकीकत पे मबनी होना चाहिए, रियलिटी पे फोकस होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं है कि हम गोल बना दें जो कि महीनों या सालों पे हों, या ऐसा गोल बनाएं जिसको अचीव ही नहीं कर सकते हम। तो आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। और पेशेंट की हमें लिमिटेशन भी देखनी है। ऐसा है कि हमारा पेशेंट है क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ है,
डॉक्टर ने कहा है कि इसको लिमिटेड फ्लूइड देना है और हम उसको विदाउट किसी लिमिटेशन के हम उसको फ्लूइड का इंटेक के लिए इनकरेज करें। और इसके साथ साथ जो है हमारा जो गोल है उसके लिए हम स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन रखते हैं कि 24 आवर्स में हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट की हाइड्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, या 48 आवर्स में पेशेंट जो है हम हाइड्रेट कर रहे हैं। तो हमने इन सब पॉइंट्स को गौर करना है, इन तमाम पॉइंट्स को हमने ज़हन नशीन करना है कि पेशेंट का डिज़ायर्ड आउटकम रियलिस्टिक होना चाहिए, पेशेंट की कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक होना चाहिए, उसमें लिमिटेशन को हमने मॉनिटर करना है और माइंड में रखना है और पेशेंट के टाइम ड्यूरेशन के भी देखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेक श्योर दैट ईच गोल इज़ ड्राइव फ्रॉम ओनली वन नर्सिंग डायग्नोसिस। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारा जो गोल है उस पर बेस करनी चाहिए हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस पे एक गोल बनाना चाहिए हमें। यूज़ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स फॉर आउटकम्स, मेक श्योर दैट क्लाइंट कंसीडर द गोल्स इंपॉर्टेंट एंड वैल्यू देम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशंस आर एनी ट्रीटमेंट बेस्ड अपॉन क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट अ नर्स परफॉर्म्स टू एनहांस पेशेंट क्लाइंट आउटकम्स। नर्सिंग इंटरवेंशन या तो ट्रीटमेंट बेस्ड होती हैं या जो है हमारे पेशेंट की जजमेंट बेस्ड होती हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन वो नर्सिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट को देखते हुए वो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जो है पेशेंट की जो भी क्लिनिकल जजमेंट आती हैं वापस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम हैं उनको देखते हुए हम अपने नॉलेज के मुताबिक या डॉक्टर की एडवाइस किए हुए प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन को देखते हुए हम उसको केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन या ट्रीटमेंट वो हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट केयर में प्रोवाइड करते हैं। जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करता है पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन लिख के देता है हमें, वो हमारी डिपेंडेंट केयर में आ जाता है। और जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें हम इंडिपेंडेंट होते हैं या जिसके लिए हमें लाइसेंस हमारा वो हमें अलाउ करता है कि आप ये पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट की पोजीशनिंग कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट केयर में आता है, या पेशेंट को जो है हेयर वॉश कर रहे हैं या पेशेंट की केयर्स में पेरिनियल केयर हो रही है, तो ये सब जो है हमारे वो नर्सिंग इंटरवेंशन उसमें आ जाता है इंडिपेंडेंट केयर में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन पे नंबर 1 पे आ जाती है इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वो इंटरवेंशंस हैं जिसके लिए हमें लाइसेंस जो है हमारा अलाउ करता है, जैसे कि हम पेशेंट को ओरल मेडिकेशन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, पेशेंट को हाइजीन केयर प्रोवाइड करते हैं। तो वो इस तरह से और बहुत सारी केयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस वो इंटरवेंशंस हैं जो हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर की हेल्प से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने लिख के दिया है एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस, तो हम वो केयर जब प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डॉक्टर जो हम केयर प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंडेंट इंटरवेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है कोलिब्रेटिव इंटरवेंशन। कोलिब्रेटिव इंटरवेंशन वो इंटरवेंशंस हैं जो हम थेरेपिस्ट के साथ मिलकर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर्स के साथ पेशेंट को मिलकर केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डाइटिशियंस हैं और फिजिशियंस। वो कोलिब्रेटिव वो केयर है जो कि टीम की तरह हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि एक वार्ड या एक डिपार्टमेंट में तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स मिलकर जो पेशेंट के लिए केयर प्लान करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं, वो कोलिब्रेटिव केयर में आ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।